चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल और इंटर में प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले विद्या भारती के छात्र छात्राओं को मेधावी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं श्री गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो हमारे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने वरीयता सूची में उच्च स्थान लाकर आज हम सभी को यह अवसर प्रदान किया है कि हम सब आज का यहां पर आप सबको आज सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे सभी मेधावी छात्र एवं छात्राओं को, सभी भैया बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सच में ये आज आपका ये सम्मान ये आप सब लोगों के लिए आगे के लिए भी एक प्रोत्साहन है कि अब ये जो सफलता आप सबने प्राप्त की है, ये सफलता अब आपकी अनवरत रूप से चलती रहे और इस सम्मान से आप सब में एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का और एक नई उमंग का संचार होगा और आगे आने वाले जितने भी आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी परीक्षाएं आपको देनी है, उन सभी परीक्षाओं में आप सबको और अच्छा प्रदर्शन जो आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके कारण से आज आप सब यहां पर हैं, ये श्रेष्ठ प्रदर्शन आपका आगे भी जारी रहेगा। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही युवा पीढ़ी के भारतीय मूल्यों से उनको परिचित करवाने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनको शिक्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। और हम सभी जानते हैं विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद विद्या मंदिर आज देश के कोने कोने में, आज हमारे नौनिहालों में, हमारे उदयमान देश के कर्णधारों में उनको संस्कारवान बनाने के महान कार्य में लगातार काम कर रहे हैं। और ये हमारे विद्यालय ये बच्चों को सिर्फ केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें एक योग्य नागरिक बनाने में भी सहायता करते हैं, उनको हर प्रकार से संस्कारित करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को देशभक्ति, स्वदेशी चिंतन, सामाजिक समरसता एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, ऐसे समसामयिक विषय हैं, उन सभी समसामयिक विषयों पर भी लगातार जागरूक करते हैं। और हमारे उत्तराखंड के अंदर में वर्तमान में शिक्षा भारती के द्वारा 500 से भी अधिक इस प्रकार के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख से भी अधिक विद्यार्थी आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्या भारती द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी आज सैकड़ों विद्यालय खोले गए। और जो ऐसे माता पिता के बेटे बेटियां हैं जो शिक्षा से काफी जिनको कठिनाई हो रही थी, उन सबको भी शिक्षा उनको भी प्राप्त हो, इसमें अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत खुशी हुई कि भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के 7 स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु चयनित किया गया है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है।
साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ऋषिकेश नगर निगम पर लाइट खरीद घोटाले के बाद अब डस्टबिन खरीद घोटाले का आरोप भी लगा है। उत्तराखंड जन विकास मंच ने SDM के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजकर घोटाला करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि डस्टबिन खरीद घोटाले का मामला RTI के द्वारा मांगी गई सूचना और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक हुआ है। उन्होंने कहा कि करीब 2.5 साल पहले स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत ऋषिकेश शहर में 50,000 डस्टबिन निःशुल्क वितरित करने के लिए खरीदे गए थे। जैम पोर्टल पर ब्रांडेड कंपनी के 15 लीटर के डस्टबिन की कीमत 150 रुपए है, जबकि नगर निगम ने 10 लीटर के अनब्रांडेड डस्टबिन 139 रुपए की दर से खरीदे हैं। के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है आज नगर निगम में डस्टबिन का जो है 69,45,000 का जो अनब्रांडेड खरीद घोटाला है उसको उजागर किया गया है, जिसके संबंध में ऑडिट का ऑब्जेक्शन भी है कि संबंधित जो है इसमें जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा ये प्रस्ताव पास किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई। अन्य जो है और भी कंपनियां सुप्रीम हो गई और अन्य बहुत सारी कंपनियां, उनके रेट बहुत ही कम थे, लगभग 62 रुपए के आसपास वाली भी कंपनियां थी। उसके बावजूद इन्होंने जो है घटिया किस्म की सामग्री को जो तो वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर देहरादून के पिथुवाला में 2 स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। AE विजय सिंह रावत, JE मनवीर पवार, JE PMU युगांक रावत, सुपरवाइजर राकेश कुमार की उपस्थिति में देहरादून के पिथुवाला में नाथन सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 2 दुकानों का निर्माण किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया है। दूसरी ओर कैलाशपुर में राजेंद्र सिंह के बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 5 दुकानों के निर्माण कार्य को सील कर दिया गया। MDDA के VC वंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण पर प्राधिकरण सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। जनपद देहरादून में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वो प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य करें। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर देहरादून के पिथुवाला में 2 स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
एई विजय सिंह रावत, जेई मनवीर पवार, जेई पीएमयू युगांक रावत, सुपरवाइजर राकेश कुमार की उपस्थिति में देहरादून के पिथुवाला में नाथन सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 2 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे सील किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर कैलाशपुर में राजेंद्र सिंह के बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 5 दुकानों के निर्माण कार्य को सील कर दिया गया है। लगातार एमडीडीए की कार्रवाई जारी है। जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण पर प्राधिकरण सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। जनपद देहरादून में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य कराएं। तमाम जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, एक तरफ तो जहां अवैध निर्माण करने वाले लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करें एमडीडीए की तो वो भी लगातार सक्रिय है और इसी तरह से कार्रवाई कर रहा है। अभी भी सामने आया कि 2 अवैध निर्माणों को सील किया गया है। बड़ी कार्रवाई करने का मामला सामने आया है। बिल्कुल सही है संदीप, कहें तो लगातार अब सरकार की चीजें हैं कि राजस्व कैसे डिपार्टमेंट का बढ़ाया जाए और कैसे सख्ती की जाए। तो अगर हम सख्ती करेंगे राजस्व बढ़ेगा, तभी कहीं ना कहीं उससे विकास कार्य होंगे। और जो एमडीडी डिपार्टमेंट मसूद देहरादून विकास खंड वो लगातार विकास के काम, सौंदर्यीकरण काम करता है, सड़कों के काम करता है, अन्य कार्य करता है और तभी हो पाएंगे जब डिपार्टमेंट के पास फंडिंग होगी। और वही हम देख रहे हैं जब से बंशीधर तिवारी यहाँ के वीसी बने हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं जहां देखता अतिक्रमण की इसके अवैध निर्माणों की शिकायत आती है, तत्काल कार्रवाई के बोलते हैं, उसके नोटिस काटा जाता है, उसको बुलाया जाता है। अगर संतुष्ट नहीं होते तो फिर उसकी बड़ी कार्रवाई की जाती है और उसमें कहा जाता है कि आपने बिना नक्शे कराया या तो आप इसे कंपाउंड करा लो, जो इसकी फीस बनती है जुर्माने सहित वो जमा कराओ, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और कई जो लोग नहीं मानते तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होती है, क्योंकि जो विभाग है वो लगातार विकास से काम करता रहता है और तभी होगा जब उसके पास पैसा आएगा। तो इसी चीज को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अब जो कार्रवाई है अवैध निर्माण के खिलाफ वो लगातार गति पकड़ने लग रही है। कमल, जो ये 2 अवैध निर्माण सील किए गए हैं एमडीडीए की तरफ से, तो जो मालिक थे जिन्होंने निर्माण करवाया था, क्या वो स्थानीय है या फिर बाहर से आकर ये अवैध निर्माण करवाया जा रहा है? क्योंकि सवाल तो यहां पर यह भी खड़ा होता है कि अगर वो लोग स्थानीय हैं तो वो नियम और कानून का पालन है क्यों नहीं कर रहे? और दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है अगर वो बाहरी है तो आखिर बाहरी लोग आते हैं तो तब वो कानूनी जो दाव पेच है उनको क्यों नहीं समझ के निर्माण कार्य करते हैं? बिल्कुल सही बात है संदीप, आपका सबसे बड़ी बात है कि जो बाहरी लोग आते हैं वो बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, लेकिन आप ये देख रहे होंगे 2 दुकानें बना दी, 3 दुकानें चल रही है। स्थानीय लोग होते हैं वो यही देखते हैं कि नहीं भाई बिना फीस जमा करे, बिना उसे करे कि किसी तरह किसी अपना निर्माण कर लिया जाए। तो ये लोग नहीं समझते कि अगर आपकी जब शिकायत होगी कहीं ना कहीं, जब विभाग के जो नियम है उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी लोग अनभिज्ञ समझ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब बड़ी कार्रवाइयां होती हैं, अब जैसे अब इन्होंने अवैध निर्माण किया, नहीं नियमों का पालन किया, अब सील हो गई, अब आपको खुलवाने के लिए पूरा कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी, उस पर जुर्माना लगेगा, तब जाके आप करेंगे। अगर यही आप पहले नक्शा पास कराते तो आपका कम पैसे में काम हो जाता, लेकिन आपने अवैध निर्माण किया है, अब आप पे कहीं गुना पैसा लगेगा। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए अगर नियम के तहत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आसानी होगी, आपके काम भी ठीक होंगे और जो निर्माण कार्य चलता है वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन आप अवैध निर्माण करोगे, डिपार्टमेंट से नक्शा नहीं पास कराओगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए और दिक्कतों का सामना करना, बदनामी होगी, सील भी होगा और कहीं गुना आपको राजस्व भी जो फंड है वो डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा, तब जाके ये सील खुलेगी। तो इसको लेकर लगातार विभाग कार्रवाई करता रहता है, जिससे कि यहाँ अवैध निर्माण भी बंद हो और उसके बाद जब लोग यहाँ पर फंडिंग आएगी तो उससे पूरे इलाके में जो एमडीडी का पूरा क्षेत्र पड़ता है वहां ज्यादातर विकास कार्य हो। इसके लिए कि लगातार जो बंशीधर तिवारी हैं, वीसी हैं, वो लगातार इस कार्य में लगातार जोर शोर से लगे रहते हैं। कमल, इन जो अवैध निर्माणों को सील किया गया है, क्या इनके अलावा भी प्रशासन की तरफ से कुछ और जो अवैध निर्माण है उन्हें चिन्हित किया गया? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि आज इस अवैध निर्माण को सील किया गया, आज उस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कुछ और अवैध निर्माण भी है जो प्रशासन की तरफ से चिन्हित किए गए हैं जिन पर कार्रवाई होनी है? ये मामला देहरादून का है और मैं आपको बताऊं, इसमें यहाँ के लिए अलग अलग अथॉरिटियां बनाई गई हैं। उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं सब जगह विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। यहाँ पर देहरादून विकास प्राधिकरण, टिहरी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हर जिले में अलग अलग बनाए गए हैं और इसमें अथॉरिटी होती है।
जो प्राधिकरण बनाए गए हैं अलग अथॉरिटी होती है और वो अपने नियमानुसार कार्रवाई करती है, और जो अथॉरिटी होती है उसको शासन से इतना कोई फंडिंग नहीं मिलती है। जो ये डेवलपमेंट चार्ज होते हैं वो पैसा यहां पर आता है और उसी से विकास कार्य करती है। और लगातार मैंने कहा कि उत्तराखंड के 13 जिले जो हैं सब जगह ये प्राधिकरण बनाए गए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और फिर जब राजस्व उनके पास आता है तो अपने अपने क्षेत्रों में जहां जरूरत पड़ती है वहां वो विकास कार्य भी लगातार करते रहते हैं। कमल, लगातार सवाल ये भी तो उठता रहता है कि आखिर जब प्रशासन अपील करता है कि जो मानचित्र पास हो उन्हीं के हिसाब से, जो नक्शे पास हो उन्हीं के हिसाब से बिल्डिंग का निर्माण कराए, तो क्यों आखिर ये लोग न तो प्रशासन की कुछ अपील सुनते हैं और न ही नियमों कानूनों का पालन करते हैं? संदीप, यही तो लगातार, और हम भी जनहित में लगातार अपील करते रहते हैं, डिपार्टमेंट भी लगातार करता है कि जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं, जब आप इतना काम कर रहे हैं तो आप उसको पूरा एक जो मानचित्र स्वीकृत है उसके अनुसार काम करें। आपके अपने कागजात ठीक होंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी बढ़ेगी। लेकिन जब आप गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जब आपको दिक्कतों का सामना करना, पेनल्टियां पड़ेंगी और चीजों का होगा, सील होगी, फिर उसको खुलवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सारी निकल के आएंगी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा जाता है विभाग द्वारा कि आप नक्शा पास कराएं, नक्शे के अनुसार आप काम करें, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए सुविधा होगी और आपका जो निर्माण होगा वैधिक माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी फिर जो प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है वो भी लगातार बढ़ती है। लेकिन यहाँ यही स्थिति है कि लोग करते रहते हैं और बाद में फिर पछताते हैं, फिर जब उनका कई तरीकों से नुकसान होता है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं साधना प्लस की खबर का संज्ञान लेकर ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार हाईवे पर हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन सवारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आई है। बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के आदेशों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू की टीम ने आज देहरादून रोड स्थित जंगलात बैरियर के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक चालकों को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है, जिनके चालान काटकर जुर्माना वसूल कर किया गया है और 2 चालकों ने मौके पर जुर्माने का नगद भुगतान नहीं किया। इसके लिए उनका चालान काटकर कोर्ट भेज दिया गया है। चालान काटने के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को उनकी जान की कीमत बताते हुए कानून का पाठ भी ट्रैफिक पुलिस ने पढ़ाया है। चेकिंग को देख बिना हेलमेट के आ रहे कई दोपहिया वाहन चालक बेरंग लौटे हुए और दिखाई भी दिए हैं। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि साधना प्लस की खबर का संज्ञान लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के आदेशों का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून और हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इस बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। यहां पर उत्तरकाशी डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट की अनूठी पहल है। डीएम मेहरबान ने 80 गंगा घाट के अनेक गांवों का भ्रमण किया है। पर्यटन विकास को लेकर ग्रामीणों से ली जानकारी, हेलीपैड पार्किंग की प्रस्तावित योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर की जांच पड़ताल, पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्थाओं को लेकर ली जानकारी, पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने में स्थानीय लोगों की भूमिका अहम, ये कहना डीएम मेहरबान का। जरूरी अवस्थापना सुविधाओं का किया जाएगा विकास। पर्यटन विकास के लिए शासन को जल्द भेजे जाएंगे परियोजनाओं के प्रस्ताव। सड़क की दशा को सुधारने पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। डोडीदाल ट्रैक रूट सहित 80 गंगा घाटी के अन्य पर्यटन गंतव्यों को किया जाएगा विकसित। ट्रैक्शन योजना के तहत होम स्टे बनाने के लिए लोगों को जोड़ने का किया जाएगा प्रयास। होम स्टे और ट्रैकिंग व्यवस्था के संचालन के लिए दी जाएगी जानकारी। क्षेत्र के ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं को मिलेगा लाभ। क्षेत्र में बड़े टोल स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों से की अपील। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, देखा जाए तो डीएम की एक अनोखी पहल है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ संदीप, लगातार हम देखते रहते हैं और पिछले काफी समय से उत्तरकाशी के जो डीएम है लगातार मेहरबान सिंह बिष्ट, चाहे वो हम देख रहे गंगोत्री यमुनोत्री की जब अभी 4 धाम यात्रा चल रही तब वो लगातार वहां पर ट्रैकिंग करते थे, पैदल या बद्री केदार जाते थे। रास्ते में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कतें या श्रद्धालु को आ रही है, वो लगातार उसका समाधान करते थे। तो अब
अब उनका प्रयास यह है कि किस प्रकार से यहां पर जो ग्रामीण लोग हैं, जो क्षेत्रवासी हैं और जो अच्छे लोकेशन की जगह है, वहां कैसे उनको पर्यटन से जोड़ा जा सके, जिससे रोजगार ज्यादा से बढ़ सके। इसी चीज को लेकर उन्होंने अस्सी गंगा घाटी बहुत सुंदर है, देख रहे होंगे आप, देखने में भी बड़ी सुंदर जगह है, ये नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर। तो यहाँ का उन्होंने दौरा किया है जाके, और उन्होंने यही देखा कि कहाँ, और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड है वो कहा जाता है कि मिनी यहाँ स्विट्जरलैंड है बताया जाता है। और यहाँ पर जब आप खुद यहाँ पर जब आएंगे देखेंगे कितना प्राकृतिक सौंदर्य है, और लगातार उसी चीज को देखते हुए हम यहाँ पर लगातार यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पर्यटन यहाँ पर आते हैं, ट्रेकिंग करने आते हैं, कई चीजों के लिए आते हैं। तो अब उनका यही है कि जहां भव्यता है, सुंदरता है, नेचुरलता है, स्वच्छ वातावरण है, वहां कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। और उन्होंने कहा कि जो पर्यटन विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, इनको आप क्षेत्रवासी कैसे जोड़ा सकते, तो वहां उन्होंने सारी व्यवस्था का जायजा लिया है। बिल्कुल तो कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी त्योहारी सीजन को लेकर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस हरकत में है। पुलिस ने मुख्य बाजारों की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दुकानदारों को दिए हैं। सड़कों पर नो पार्किंग में वाहन नहीं खड़े करने की हिदायत भी दी गई है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में सीओ संदीप नेगी और कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने नेतृत्व में सभी चौकी प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ बाजार में इवनिंग गश्त की है। दुकानदारों को निर्देशों के संबंध में अवगत कराया। मुख्य रूप से रेलवे रोड, मुखर्जी चौक, मेन बाजार और घाट रोड पर पुलिस का पूरा फोकस रहा। त्रिवेणी घाट पर भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, संदिग्धों पर अपनी नजर बनाई और घाट पर आए श्रद्धालुओं से व्यवस्था को लेकर बातचीत की है। सीओ संदीप नेगी ने बताया कि त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। दशहरा, दिवाली, करवा चौथ और अन्य कई बड़े त्योहार इसी महीने में मनाए जाने हैं, जिनको लेकर बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी। उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने और अपने वाहन पार्किंग में खड़े करने की सलाह दी गई है। मैदानी इलाकों के बाद अब पहाड़ पर भी गांजे की सप्लाई होने लगी है। एक ऐसा ही मामला अल्मोड़ा जनपद से सामने आया है, जहां एक कार से सप्लाई हो रहा 10 लाख का गांजा पुलिस ने पकड़ा है। अल्मोड़ा के पुलिस कप्तान देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पुलिस ने गांजा सप्लाई करने के आरोप में कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान राजीव रावत के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। वजन करने पर पता चला कि गांजा 41 किलो है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस ने गांजा सप्लाई में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। साथ ही गांजा पकड़ने वाली टीम को 5,000 का इनाम दिया गया है। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ऋषिकेश से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेत्रदान, अंगदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है। रोटरी क्लब की तरफ से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। राजकीय इंटर कॉलेज आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून में कार्यशाला का आयोजन हुआ है। रोटरी क्लब देवास के अध्यक्ष तनु जैन, सचिन शुभांगी रैना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अंगदान से जुड़ी मिथकों और तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है। जब तक शरीर में रक्त संचार जारी रहता है, तब तक मानव शरीर के अंगों का करता है प्रयोग। हर साल 5 लाख नेत्रहीन लोगों को नेत्रों की पड़ती आवश्यकता। जो भी परिवार अंगदान का फॉर्म भरना चाहते हैं, वे NOTTO राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन पर जाकर भर सकता है फॉर्म। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा अंगदान, नेत्रदान पर पोस्टर प्रतियोगिताओं की गई। आयोजित रोटरी क्लब देवास में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। अंग प्रत्यारोपण के द्वारा किसी को जीवन प्रदान करने में हो सकते हैं सफल, कहना है तनु जैन का। तो चौली पर फंसे विदेशी दोनों पर्वतारोहकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। वायुसेना और एसडीआरएफ ने संयुक्त रूप से तीसरे दिन सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें दोनों पर्वतारोही सुरक्षित मिले हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सतत निगरानी और निर्देशन में राहत और बचाव दलों ने एक और कठिन रेस्क्यू अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से संचालित रेस्क्यू अभियान के उपरांत 3 दिन से चौखंबा 3 पर्वत में फंसी 2 विदेशी महिला पर्वतारोही का आज सुबह सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। दोनों पर्वतारोहियों को राहत और बचाव दलों ने जोशीमठ पहुंचा दिया है। इससे पूरे अभियान की एनडीएमए द्वारा भी मॉनिटरिंग की गई। एसडीआरएफ
सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम ने अत्यंत कठिन परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में जुटी भारतीय सेना की रेस्क्यू टीम ने चॉपर के माध्यम से ट्रैक पर रेकी करते हुए दोनों ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला है। दोनों ट्रैकर को एयरलिफ्ट कर जोशीमठ हेलीपैड पर पहुंचाया गया। दोनों ट्रैकर्स सकुशल और सुरक्षित हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में